हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं पढ़कर समझने का मौका कि हम सिर्फ पढ़ें ही नहीं बट हम उसको समझें भी, जिससे कि हमारे पैसेजेस, हमारे क्लोजनेस, रीअरेंजमेंट या हम कहीं पर भी कोई मेल वेल पढ़ते हैं तो हम उसको गलत नहीं समझ जाएं। इसके लिए आपके लिए वीडियो लाया हूं जहां पर मैंने आपको लास्ट क्लासेस में स्टूडेंट्स हमारी बात हुई थी, मैंने आपको कहा था कि हम समझते कैसे हैं ना। एवरीबडी टेल्स अस कि तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन सिर्फ पढ़ना ही नहीं, हमें उसके साथ साथ कुछ मेथड भी लगाना पड़ता है जिससे कि हम समझ पाए। और मैंने आपको एनालॉजिकली समझाया था कि सिर्फ दौड़ने दौड़ने से ही मैं उसेन बोल्ट नहीं बन सकता। आई नीड टू अप्लाई सम मेथड एंड दैट मेथड वी हैव टॉक्ड गाइस। हमने वो मेथड की बात करी थी। मैंने आपको बताया था दैट सबसे पहले जब भी आपके सामने कोई जब भी हमारे सामने कोई बड़ा सेंटेंस या कोई ऐसा सेंटेंस जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, उसको हमें क्या करना है? फर्स्ट ब्रेक इट, देन आस्क द क्वेश्चन एंड देन क्रिएट लॉजिकल कंटिन्यूटी। और जितने भी आज जो मेरे साथ नॉविस जुड़े हैं, जो नियोफाइट्स हैं, जो टायरोज हैं, जिनका आज मेरे साथ मेडन डे है, तो मैं आपको बता दूं गाइस, यहां इस मेथड को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और कृपया करके पहले के 2 वीडियोस भी देख लीजिएगा, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये 3rd क्लास है जिसके अंदर आज हम देखेंगे पैसेजेस, है ना। और पैसेजेस किसमें? हमारे पास एग्जाम में 3 तरीके के बेसिक पैसेजेस आते हैं। एक होता है नॉवल एग्जर्प्ट्स, फिर होता है करंट इश्यूज पर, है ना। करंट इश्यूज में अब आपके पॉलिटिक्स भी आ सकता है, आपके लीगल भी आ सकता है, आपके इकोनॉमिक्स भी आ सकता है, आपके क्लाइमेट भी आ सकता है, फैशन भी आ सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। यहाँ ये हम करेंगे न्यूज़पेपर्स, है ना। तो आज हम देखेंगे नॉवल एग्जर्प्ट, कल हम देखेंगे न्यूज़पेपर। फाइन, कल से हम थोड़ा सा न्यूज़पेपर की तरफ जाएंगे। और गाइस, मैंने आपको बताया था कि 3 कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट्स है। पहला, जिनको थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम है। तो जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया था स्टार्ट रीडिंग सम स्टोरी बुक्स, फाइंड आउट द मीनिंग्स। वो आपको वोकैब भी कराते हैं। जैसे आज हम पैसेजेस पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे वोकैबलरी मिलेगी ही मिलेगी, दैट विदाउट वोकैबलरी वी कैन नॉट। फाइन। तो आपको स्टोरी बुक्स पढ़नी है। दूसरे मैंने बच्चे बताए थे कि जिन्होंने कभी अखबार नहीं पढ़ा है, हिंदी या इंग्लिश, आपको 7 दिन तक हिंदी का अखबार पढ़ना है या 3 दिन तक पढ़ना है, सो दैट यू कैन गेट अकस्टम टू राइट द न्यूज, द करंट इश्यूज, है ना। फिर जब हम न्यूज पेपर पढ़ेंगे, इंग्लिश का जब आप हमारे साथ पढ़ेंगे, तो इट वुड बी इजियर फॉर बोथ ऑफ अस। मेरे लिए आपको समझाना आसान रहेगा और आपको वहां पे लिंक करना आसान रहेगा। अब देखिए इनमें फर्क क्या होता है। जो करंट बेस्ड पैसेजेस होते हैं वो हमारे लिए तब आसान हो जाते हैं जब हमने उनके लिए उनके बारे में पहले से पढ़ रखा होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर से आ रहा है। नॉवल एग्जर्प्ट्स के अंदर हमें स्टूडेंट्स क्या करना होता है, जितने भी कैट क्लैट आईपी मैट इनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनके ये बहुत ज्यादा आते हैं ना। अब नॉवल एग्जर्प्ट्स को आपको अच्छा अगर करना है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि यू हैव टू बी वेरी इमेजिनेटिव। और आपको एक और गुरु मंत्र दे देता हूं पैसेजेस के अंदर या कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, ये गुरु मंत्र है, गोल्डन रूल है कि जब भी आप कोई पैसेज पढ़ रहे होते हैं गाइस, तो कृपया करके स्टार्टिंग के अंदर क्रिएट अ गुड कनेक्शन विद द पैसेज, है ना। जैसे आप लोगों को टीचर्स कई बार कहते हैं स्किम करें, आप जल्दी जल्दी पढ़े, है ना। लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ कैसे सकते हैं? मैं मूवी को फास्ट फॉरवर्ड कब करूंगा गाइस? स्टार्टिंग में ही नहीं, जब स्टार्टिंग में मुझे कहानी थोड़ी समझ में आ जाएगी तब मैं उसको आगे फास्ट फॉरवर्ड कर सकता हूं, ना कि स्टार्टिंग में ही। तो यह एक और स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वे क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग से जल्दी जल्दी पढ़ना नहीं, स्टार्टिंग में समझें कि वो पैसेज क्या कहना चाह रहा है। और नॉवल एग्जर्प्ट्स में होता क्या है कि सामने आपके कोई सीन चल रहा होगा, है ना, एंड यू हैव टू क्रिएट दैट सीन, यू हैव टू बी वेरी इमेजिनेटिव सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट एंड द टेक्स्ट रिटन ओवर देयर, कि जो वहां पे लिखा हुआ है वो आपको अच्छे से समझ पाए। नॉवेल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे गाइस, जितने भी। और जो भी लोग अपने आप को रीडिंग में अच्छा करना चाहते हैं, द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट और क्लैट और आईपी मैट और सी सैट, जो भी बच्चा अपने आप को रीडिंग के अंदर अच्छा करना चाहता है, तो गाइज आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, प्लस साथ के साथ आपको नॉवेल्स भी पढ़ सकते हैं। इंडियंस वी आर नॉट वोराशियस रीडर्स, हम वोराशियस रीडर्स नहीं हैं। इंडियंस की आदत ज्यादा नहीं होती। एक छोटी सी आपको मैं कहानी सुना देता हूं, छोटा सा एक वाक्य है कि एक बार क्या होता है कि एक जो माता होती है वो अपने बच्चे के साथ ट्रेन में सफर कर रही होती है, एंड इंडियन ट्रेन के अंदर वो बाहर की विदेशी महिला होती है ना। तो
वो जो बच्चा होता है ही वॉज अ टॉडलर, तो माता जी जो है किताब पढ़ रही होती है, जो बेटा है वह भी किताब पढ़ रहा होता है। तो एक जो भारतीय बैठा होता है ही गॉट स्टूपिफाइड टू सी दैट, है ना। स्टूपिफाइड मैंने आपको बता चुका है, तो वापस अपन को नहीं, और यहां पर आप कंटेक्चुअली समझे। तो जो इंडियन जो होता है वो बहुत ज्यादा स्टूपिफाइड हो जाता है कि अरे यार इतना छोटा बच्चा यह कैसे पढ़ रहा है ना, हाउ ही इज एनग्रॉस्ड इन रीडिंग रेदर देन डूइंग मिसचीफ एंड ऑल। तो वो उस महिला से पूछते हैं, बोले कि आपने अपने बेटे के अंदर इतनी अच्छी आदत इनकलकेट कैसे करी, कैसे उनको प्रदान करा। तो वो कहती है कि देखो बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को आप बार बार बोल बोल के आप नहीं काम करवा सकते हो, बच्चों के सामने आपको करना पड़ता है, एंड दे ओनली इमिटेट यू, और वो क्या करते हैं, वो आपको इमिटेट करते हैं। तो जितने भी जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को कहते रहते हैं जल्दी उठो, तुम ये करो, तुम वो करो, नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा, है ना। आई टोल्ड यू आई हैव अ डॉटर एज वेल, है ना, एंड अ सन एज वेल, सो इफ आई हैव किड्स तो आई आल्सो हैव टू परफॉर्म विद देम। अगर आपको बच्चे को कुछ भी करवाना है तो आप उसके सामने करो, वो आपके पीछे पीछे लाइक दे इमिटेट, है ना। ये तो कॉपी कैट्स होते हैं, मंकी है, बंदर है ना, तो वो आप जैसा करेंगे। तो अगर आज आपके अंदर रीडिंग हैबिट्स नहीं है कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट जनरेशन के अंदर रीडिंग हैबिट्स कैसे जाननी है, यू स्टार्ट रीडिंग, दे ऑल्सो स्टार्ट रीडिंग। फाइन गाइस, तो कृपया करके यह जो नॉवेल्स की मैंने आपको बात कही है थोड़ा सा आप पढ़े, कहानियां पढ़े, बट हमें रीडिंग करनी जरूरी है, उसके बिना हमारा हो नहीं सकता। अब रीडिंग के फायदे क्या है आप देखिएगा, जब हम नॉवल पढ़ेंगे अब तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको वोकैब भी मिल रही है, ग्रामर भी मिल रही है, प्लस रीडिंग, क्योंकि जो लिखा रहता है बिना ग्रामर के तो नहीं आता। चलिए अब हम चलते हैं आगे, अब हम देखते हैं फिलोसफिकल भी हम देखेंगे, बिकॉज यह एक बच्चों का एक्लीश हील्स होता है, ये एक्लीश हील्स है। एक्लीश हील्स का मतलब क्या हो गया, ये उनका वीक पॉइंट होता है। फिलोसफिकल चीजें हमें कई बार कई बच्चों को नहीं आता समझ में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, है ना, मैंने अगर कहा है बच्चों का मतलब इन जनरल। फाइन, चलिए अब अपन चलते हैं आगे की तरफ, हम देखते हैं पैसेज। ये एक छोटा सा कहानी है, छोटा सा एक वो है, और आपको जहां पर आपको जो चीज नहीं समझ में आ रही हम इसको कैसे समझेंगे, मैंने आपको बताया था, ब्रेक, आस्क क्वेश्चन एंड क्रिएट अ लॉजिकल कंटिन्यूटी। अब अपन देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। बाय द टाइम, उस समय तक जब क्लॉक इन द सदर्न कॉरिडोर स्ट्रक 11, बोले जब जो घड़ी थी कहां पर थी, सदर्न कॉरिडोर में, भिड़ी, स्ट्रक मतलब होता है स्ट्राइक की सेकंड थर्ड फॉर्म, तो ये भिड़ी, अब कितने में भिड़ी, 11 भिड़े, मतलब 11 घड़ी में 11 भिड़े, मतलब व्हाट, 11 लोग भिड़े जाके, नहीं, यहां पर 11 बज गए, है ना। कि जब तक जो सदर्न कॉरिडोर में जो घड़ी है लगी हुई उसके अंदर 11 बजते, अरविंद हैड लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द हाउसेस मेनी साइलेंसेस। तो जो अरविंद है उसने सीख लिया, क्या सीख लिया, डिस्टिंग्विश करना। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है, पहचान कर लेना, अलग अलग पहचान लेना। तो वो डिस्टिंग्विश करना सीख गया किसके बीच में, घर के। ये जो होता है गाइस, ये देखिए एक अपॉस्ट्रोफी एस है, यह बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में आपको ग्रामर के रूल में बताया भी जाता है, इट्स अ पार्ट ऑफ पंचुएशन का है ना। ये जो ग्रामर कहती है हमें, क्या कहती है, एक तो हो गया ये बॉयज, एक हो गया ये बॉयज, और अगर एक यह बॉयज आता है, इसका क्या मीनिंग होता है ना, ये हमने शायद पहले देखा था। एक तो होता है ये वाला बॉयज, है ना, ये बॉयज तो हो गए लड़के, ये हो गया लड़के का, राइट। और ये क्या होता है, ये होता है लड़कों का, गाइस दिस इज लड़कों का। सी, जब मैं बात करूंगा, ये एक अच्छा सा नियम है, आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि मानो मैंने आपको कहा बॉयज, है ना, लड़के का, जैसे कि आपको कहना है दिस इज माय फादर्स शर्ट, ये मेरे पिताजी का शर्ट है, तो आप कैसे बोलेंगे, फादर्स शर्ट, है ना। इसलिए जब आप कभी फॉर्म भरते हैं तो वहां पे लिखा रहता है फादर्स नेम, फादर नेम नहीं। तो जो लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन, यू कैन नॉट से माय मदर नेम इज, नॉट मदर नेम, माता नाम नहीं, माता का। तो जो अपॉस्ट्रोफी एस होता है वो हमें क्या दर्शाता है, का, के, की, संबंध बताते हैं ना। और ये केवल जो है सजीव के साथ आता है, निर्जीव के साथ हम ऑफ लगाते हैं, ये भी आपको बता दूं, है ना। आप ऐसे नहीं कह सकते द फर्स्ट और द बुक्स फर्स्ट चैप्टर, नो, आप नहीं कह सकते बुक्स फर्स्ट चैप्टर, किताब का पहला चैप्टर, नो, इट इज द चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक आएगा। फाइन, आप ये नहीं कह सकते द बुक्स फर्स्ट चैप्टर, यू कैन नॉट से बुक्स
first chapter. No, it will be the first chapter of the book. Fine, ये ध्यान रखिएगा, ये केवल सजीव के साथ ही आता है। तो अब यहां पे क्या बता रहा था मैं आपको कि जो अपॉस्ट्रोफी एस होता है गाइस, ये तभी लग पाता है जब आप किसी नाउन का प्लूरल कर रहे हो और अगर वह उसके साथ एस नहीं लग रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज आपको बताना है एक बहुत सारे लड़कों का, तो आप क्या करेंगे, बॉयज और केवल अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, वहां पर आप अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। फाइन, क्यों? क्योंकि ये बोलने में दिक्कत करता है। तो यदि आपको अगर कहीं ऐसा दिख जाए तो समझ लीजिएगा प्लूरल का वह काके की है ना। जैसे कि अब ऐसे कई प्लूरल होते हैं जिनके अंदर एस नहीं आता, जैसे कि चिल्ड्रन। तो अब चिल्ड्रन बच्चों का दिखाना है तो आप यहां पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे प्लूरल करते समय। लेकिन यदि आप प्लूरल करते समय एस का प्रयोग कर रहे हो तो वहां पर अपॉस्ट्रोफी ही आएगी, केवल एस नहीं आएगा। फाइन, चाहे वो गर्ल्स हो, इट वुड बी लाइक दिस, गर्ल्स पीजी और गर्ल्स हॉस्टल ऐसा लिखा जाना चाहिए, गर्ल्स कॉलेज भी ऐसा लिखा जाना चाहिए, गर्ल्स स्कूल भी ऐसा लिखा जाना चाहिए। जो नहीं लिखते हैं, they have not what you call read or they have not studied grammar or English properly, so that's why they may write wrong. बट अपन पढ़ रहे हैं, हमारे एग्जाम में आता है तो हमें पता होना चाहिए, राइट। तो अगर आप किसी प्लूरल कर रहे हो और अगर उनके अंदर प्लूरल करते समय एस आ रहा है और आपको रिलेशन बताना है तो वहां पे हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, उसके बाद एस का यूज नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे कोई नाउन जो प्लूरल करते समय एस नहीं ले रहे हो, जैसे कि मेन, तो अब अगर आपको बताना है मेंस वेयर तो वो एस लगाएगा, अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। आई होप यू गॉट इट कि ऐसी संज्ञाएं जिनका आप प्लूरल कर रहे हो और अगर वो एस लेते हैं तो उनके बाद केवल अपॉस्ट्रोफी आएगा, एस नहीं आएगा। और लेकिन अगर ऐसी संज्ञाएं जिनका प्लूरल करते समय एस नहीं लगता है तब हम यहाँ पे पूरा अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी एस का रूल क्या है, ये हमें काके की बताता है। और अगर आप ऐसे लिखोगे तो हमें बोलने में प्रॉब्लम आएगी, बॉयज इज फाइन। चलिए, तो ये जो कहानी है, अब ये क्या कह रही है कि जो अरविंद था उसने जान लिया, वो भेद मतलब पहचान पा रहा था दोनों के बीच में, किसके बीच में, जो घर के बहुत सारे साइलेंसेस थे उनके बीच में वह डिस्टिंग्विश कर पा रहा था। देयर वॉज द पोलाइट साइलेंस, और वहां पर एक पोलाइट साइलेंस था ऑफ अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर। जो अपहोल्स्टर्ड जो फर्नीचर है जो रखा गया है बनाया हुआ, उसका वह पोलाइट साइलेंस समझ पा रहा था ना। अपहोल्स्टर क्या होता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, इट्स अ वेरी इजी वर्ड। अब्सॉर्बिंग सीक्रेट्स विदाउट प्रोटेस्ट, और वह अब्सॉर्ब कर रहे थे, कौन अब्सॉर्ब कर रहे थे, ये जो फर्नीचर है। अब ये देखिए क्या होता है, यह पर्सोनिफिकेशन हो गया। अपन देखेंगे पर्सोनिफिकेशन क्या होता है गाइस जब हम देखेंगे आपके फिगर्स ऑफ स्पीच, है ना। फिगर्स ऑफ स्पीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके, जब हम पैसेजेस करते हैं तब उसके अंदर पूछ लेते हैं। एंड इवन जितने भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके भी आता है, आपके बीए आपके जो कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर उनके भी आपके फिगर्स ऑफ स्पीच आते हैं। तो एक अपना जो सेशन रहेगा इसी के बीच में, वो मैं बताऊंगा आपको फिगर्स ऑफ स्पीच का जल्दी ही, है ना। हो सकता है मैं आपको कल वाले क्लासेस में आपको फिगर्स ऑफ स्पीच दिख जाए, उससे क्या होता है कि हमें चीजें समझनी आसान हो जाती है। आसान तो क्या हो जाती है, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है फिगर्स ऑफ स्पीच के, वैसे समझ तो जाओगे, है ना, लेकिन वहां पर आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आता है, इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट। चलिए, अब ये क्या कह रहे हैं, अब्सॉर्बिंग सीक्रेट्स विदाउट प्रोटेस्ट, कि वो सीक्रेट्स उन्होंने अपने अंदर, क्योंकि देखिए जो भी घर के अंदर हो रहा है फर्नीचर तो वहां पे उपस्थिति है ना। तो आज वह सीक्रेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो भी बिना प्रोटेस्ट करे, उसका विरोध नहीं कर रहे, कर भी नहीं सकते, निर्जीव है। एंड द मोर ऑब्स्टिनेट साइलेंस, ऑब्स्टिनेट मैंने आपको बताया था गाइस जो हमने पढ़ा था, है ना, क्लास के अंदर मैंने अपने वोकैब वाले उसके अंदर वीडियोस के अंदर ऑब्स्टिनेट मैंने वर्ड यूज करा है, एडमेंट, है ना। जब महिलाएं, मैंने बताया था उसकी वाइफ जो है वो एडमेंट हो गई थी, वह ऑब्स्टिनेट हो गई थी। ऑब्स्टिनेट का मतलब ही होता है जिद्दी, ये हम देख चुके हैं, स्टबर्न, एडमेंट। एंड द मोर ऑब्स्टिनेट साइलेंस ऑफ द लॉक्ड स्टडी, और कह रहा है कि और जो बहुत जिद्दी साइलेंस था किसका, जो लॉक्ड स्टडी है, जो बंद पढ़ाई है उसके अंदर जो वो साइलेंस है वो और भी जिद्दी है। विच सीम टू रेजिस्ट, जो कि प्रतीत होता है, किस चीज का प्रतीत हो रहा है, रेजिस्ट मतलब प्रतिरोध कर रहा है, इवन मेमोरी। तो विच सीम टू रेजिस्ट इवन मेमोरी, कि जो प्रतीत हो रहा है, रेजिस्ट कर रहा है किसको, मेमोरी को भी।
Tonight, however, a third kind prevailed. तो ये जो छोटा सा ये दृश्य दिया है कि जो घड़ी है उसके अंदर क्या बज गए हैं, 11 बज गए हैं, और अरविंद जो है वह उसने हाउस के अंदर, घर के अंदर जो साइलेंस है, जो फर्नीचर है ना, उसको डिस्टिंग्विश करना उसने सीख लिया है। और यहाँ पर साइलेंस है, फर्नीचर भी जो है उसने ऑब्जर्व कर रखा है, सीक्रेट्स, इवन मोर ऑब्सीडियन साइलेंस है जो स्टडी है उसके अंदर है, जो कि रेजिस्ट कर रहा है इवन मेमोरीज को भी। Tonight, however, a third kind prevail. अब यहाँ पे एक तीसरे तरीका भी साइलेंस फैल गया। प्रिवेल का मतलब क्या है, जो चारों तरफ फैला हुआ है। एन एक्सपेक्टेंट हश, है ना, हश मैंने बताया था, हश मानी, हश क्या होता है, हश होता है चुप्पी, फाइन। इसी से आपका बनता है चुप रहने वाला जो पैसा होता है, जो मैंने आपको बताया था, हश मनी, मुंह बंद रखने के लिए जो पैसा दिया जाता है। ये मैंने अभी आपको लास्ट अपने वीडियो जो स्टोरी का उसके अंदर दिया था। और हाँ, मैं आपसे आज क्षमा चाहूंगा कि आज मॉर्निंग में आपको 8 o'clock नहीं मिल पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। देयर वाज सम टेक्निकल ग्लिचेस, है ना, तो जिस कारण से ये नहीं हो पाया था। तो अब ये कह रहे हैं कि a third kind prevailed, an expectant hush taut as a drawn wire. अब जो हर्ष है, चुप्पी जो है वह यहाँ पर taut फैला हुआ है as a drawn wire, जो कि खींची हुई जो होती है तार उसकी तरह। He sensed it before he saw the letter resting on the console table. और बोला कि he sensed it, उसने सेंस कर लिया किससे पहले, जब उसने वो लेटर देखा टेबल के ऊपर, उससे भी पहले उसने यह शांति या चुप्पी उसने यह देख ली। Placed with deliberate care, और जो रखा गया है, deliberate होता है जानबूझकर, care beneath the dim lamp, है ना। अब dim beneath क्यों बोला, क्योंकि जो लाइट है उसके अंदर वह समाया हुआ है ना। तो अगर कोई चीज किसी के अंदर समाई हुई होती है तब हम उसको कहते हैं beneath। अगर कोई किसी के जस्ट नीचे होता है तब हम उसको कह देते हैं अंडर, छुए बिना छुए फर्क नहीं पड़ता। As though illumination itself were a form of acquisition. अब ये क्या कह रहा है कि an expectant hush taut as a drawn wire, खिंचा हुआ है एक जो तार है उसकी तरह। He sensed it, उसने उसको सेंस कर लिया चुप्पी को, before he saw the letter resting on the console table, placed with deliberate care, और उसको रखा गया है बहुत ही केयर के साथ, beneath the dim lamp, as though, जैसे कि illumination itself were a form of acquisition, कि जो illumination है, जो रोशनी है, वह अपने आप में कोई दोष या आरोप का एक फॉर्म है, कि if itself were a form। अब आप देख रहे हैं यहां पे itself were आया ना, as though illumination itself were। अब itself के साथ were क्यों आया, कंडीशनल सेंटेंस, राइट। जैसे कि यह खुद एक एक्विजिशन का ही तरीका हो। तो जो यहाँ पे लाइट है उसने उसी को बता दिया कि जो डिम लाइट वहां पर उसके ऊपर पड़ रही है, वो ऐसा लग रहा है कि वह उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मतलब कि इस जो लेटर के अंदर कोई ना कोई दोषारोपण हो रहा होगा। तो अब अगर आपने ये पहला पैसेज ढंग से, पहला पैरा अगर हमने बच्चा लोग ढंग से पढ़ लिया, तो इसका मतलब है कि यस, यह हमें अब थोड़ा सा हमारा बेस क्रिएट हो चुका है। अब अपन आगे देखते हैं। द हैंडराइटिंग वॉज अनमिस्टेकेबली हिज फादर्स। अब आप देख रहे हैं फादर्स, पिताजी की। तो जो हैंडराइटिंग है वो किसकी है, अनमिस्टेकनली, मतलब बिना कोई गलती करे उसके पिताजी की ही है। प्रिसाइज, अभी जो दो कॉलन होते हैं वो किसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, इसी चीज को, कि पापा की हैंडराइटिंग को ही आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक तो प्रिसाइज है, इकोनॉमिकल है, एंड डिवॉइड ऑफ ऑर्नामेंट, कि इसको सजा धजा के नहीं लिखा हुआ है, राइट। एंड बहुत ही इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल मतलब कम शब्दों में। अब ही स्पीक्स इकोनॉमिकली, दैट मींस ही स्पीक्स लेस, फाइन। ही इज इकोनॉमिकल विद हिज वर्ड्स, दैट मींस ही स्पीक्स वेरी लेस। So it's a good way of writing. And devoid of, guys, यह वह क्रिया है जिसके साथ of आता ही आता है। prepositions में अपन पढ़ेंगे that it is devoid of, deprived of, fixed prepositions है। और ये devoid थी किससे, ornament से। सदी सदी भाषा में नहीं लिखा, much like the man himself, और जिस तरीके के उसके पिताजी हैं, fine। अरविंद hesitated, अरविंद थोड़ा सा हिचकिचाया। aware that the act of reading would be less than an acquisition of knowledge than an irreversible surrender। अब ये लाइन आपको नहीं समझ में आई तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम वो मेथड लगाएंगे। कौन सा, ब्रेक एंड आस्क क्वेश्चन। अरविंद थोड़ा सा हिचकिचाया। अवेयर दैट, वो जानता था कि जो एक्ट ऑफ रीडिंग है, कि जो पढ़ने का इसको जो रीडिंग है वो क्या हो जाएगी, वुड बी लेस देन एन एक्विजिशन, it would be less an acquisition of knowledge,
कि यह अब क्या हो जाएगा, रीडिंग अपने आप में क्या बन जाएगी, अगर उसने उसको पढ़ लिया, इट वुड बी लेस एन एक्विजिशन, यह एक अक्वायर करना होगा। एक्विजिशन क्या होता है, किसी चीज को अक्वायर करना, ऑफ नॉलेज देन एन इरिवर्सिबल सरेंडर, कि अब आपने क्या कर लिया, अगर आपने पढ़ लिया तो आपको पता तो पड़ ही गया, अब इट कैन नॉट बी एन इरिवर्सिबल सरेंडर, अब आप इसको इरिवर्सल नहीं कर सकते हो। ही इज ट्राइंग टू से दैट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ब्लू टिक हो गया, इसका मतलब उसने मैसेज तो पढ़ लिया, इट कैन नॉट बी इरिवर्सिबल। तो ये भी कह रहे हैं कि जो एक्ट है रीडिंग वुड बी लेस एन एक्विजिशन, अक्वायर कर लेना, किस चीज को अक्वायर कर लेना, नॉलेज को, कि जो लिखा हुआ वो तो पता पड़ ही गया है, अब आप उसको इरिवर्सिबल नहीं कर सकते हो। फॉर ईयर्स ही हैड कन्विंस्ड हिमसेल्फ, उसने बहुत सालों तक अपने आप को कन्विंस करा, दैट डिस्टेंस जोग्राफिकल एंड इमोशनल, कि जो जोग्राफिकल इमोशनल डिस्टेंस और जो इमोशनल डिस्टेंस है, हैड डाइल्यूटेड द पास्ट, उसने अपने आप को ऐसा कन्विंस कर लिया था, प्रतीत हो रहा है कि शायद यह अरविंद दूर रहता था। हैड डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड क्या होता है, कम कर देना, जैसे कि मान लो, अब आपको दो एग्जांपल देता हूं डाइल्यूट के। एक, जब भी आप देखेंगे जो हार्ड ड्रिंक्स होती है विस्की, उसके अंदर पानी डालते हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए। दूसरा, अगर आप देखेंगे घर के अंदर जो हमारे डिटॉल या सेवलॉन जो आते हैं हैंड वॉश, है ना, जो उनका पैकेट आता है, पाउच आता है, अगर आपने उसको किसी डिब्बे में डाला उसके अंदर थोड़ा पानी डालते हैं, बिकॉज वो बहुत ज्यादा गाढ़े होते हैं, बहुत ज्यादा थिक होते हैं, तो उनको डाइल्यूट करने के लिए वी मेक इट, तो उसका असर कम करने के लिए। तो हैड डाइल्यूटेड द पास्ट, तो पास्ट का जो असर था उसको कम करा है। Yet the house with its patient walls, तो कह रहे हैं हालांकि जो घर है उसकी जो पेशेंट वॉल्स हैं, मतलब जो धैर्य रखने वाली जो दीवारें हैं, एंड अनयील्डिंग कॉर्नर्स, और ऐसे कॉर्नर्स जो कि कुछ उत्पादन नहीं कर रहे हैं, जो आउटपुट नहीं दे रहे हैं, अपीयर टू डिस्प्यूट, वो अपीयर हो रहे हैं, डिस्प्यूट दी अजम्पशन, वह इस अजम्पशन के ऊपर विवाद करने में, जो ये अज्यूम कर रहा है, क्या अज्यूम कर रहा है कि इसके अंदर कुछ तो ऐसा है ना, जो उसके ऊपर आरोप लगाएगा, कुछ ऐसा है, अगर इसने इसको पढ़ लिया तो इसको वो नॉलेज हासिल हो जाएगी जिसको वो इरिवर्स नहीं कर सकता है। येट द हाउस, हाँ, इट ऑफर्ड नो रीअश्योरेंस, और इसने ऑफर करा, अब ये इट किसके लिए आया है, इट ऑफर्ड नो रीअश्योरेंस ओनली अ क्वाइट इंसिस्टेंट दैट सम डेप्थ सर्वाइव नेग्लेक्टेड, राइट। अब ये इट ऑफर किसके लिए आया, लेटर के लिए, जो ये लेटर है वह क्या ऑफर कर रहा है, नो रीअश्योरेंस, की कोई भी रीअश्योर, पुख्ता नहीं कर रहा है वापस, सिर्फ क्या कर रहा है, अ क्वाइट, एक चुप्पी, है ना, और ये क्वाइट होता है, नॉट क्वाइट। यू द टीचर्स या स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं, इट इज नॉट कीप क्वाइट, इट्स कीप क्वाइट, राइट। सो ये जो तीन शब्द हैं बता दूं, जो कई लोगों को बोलने में प्रॉब्लम होती है, एक होता है आपका क्वाइट, एक होता है क्वाइट, एक होता है क्विट, फाइन। तो दिस इज क्वाइट, क्वाइट, दिस इज क्वाइट एंड दिस इज क्विट, फाइन। तो इनमें हमें गलती नहीं करनी है जब भी आप कभी पढ़ें, फाइन। अब ये कह रहा है एज ही अनफोल्ड द लेटर, जैसा कि उसने अनफोल्डेड द लेटर, अ फेंट स्मेल ऑफ कैम्फर रोज, तो अब क्या हुआ, जैसे ही उसने लेटर को अनफोल्ड करा, अ फेंट स्मेल, है ना, एक बहुत दबी हुई स्मेल, कैम्फर जो होता है आपका कपूर, रोज फ्रॉम द पेपर, उस पेपर में से कपूर की खुशबू आई। ट्रांसपोर्टिंग हिम टू चाइल्डहुड इवनिंग्स व्हेन इलनेस कॉन्फर्ड अ टेम्पररी इंटीमेसी बिटवीन फादर एंड सन। अब ये क्या बता रहे हैं, अब देखिए, ट्रांसपोर्टिंग हिम, अभी देखिए बड़ा अच्छा तरीका है लिखने का, उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, किसने, इस स्मेल ने ट्रांसपोर्ट कर दिया, मतलब उसको दूसरी जगह भेज दिया, कहां भेज दिया, चाइल्डहुड इवनिंग्स, कौन सी जगह, जो उसकी बचपन की संध्या होती थी, कब, बीमारी, कॉन्फर्ड का मतलब होता है प्रदान करना, तो जब बीमारी कॉन्फर्ड करती थी, क्या प्रदान करती थी इनको, टेम्पररी इंटीमेसी, इंटीमेसी क्या होती है, करीबी, है ना, तो जो उनको करीब, जो उनके बीच की जो कहते हैं ना हमारे बीच में करीबियां, तो जो इनके बीच की जो टेम्परेरी करीबियां थी, किसके बीच में, फादर एंड सन के, तो इस कैम्फर की स्मेल ने उसको बचपन की इवनिंग में भेज दिया, जब वो बीमार होता था और पिता और पुत्र करीब आते थे, तब यह उसको स्मेल आती होगी, पिताजी शायद पूजा वूजा करते होंगे, कुछ ऐसा होगा। The words themselves were restrained, जो शब्द है उनको भी रोका गया। ऑलमोस्ट ऑयस्टर, ऑयस्टर वैसे भी होता है ना गरीबी में, इकोनॉमिकली जब हमारे पास कम हो, डिसिप्लिन हो,
है ना, मतलब बहुत ही ना के बराबर। बट बीनीथ, ये देख रहे हैं आप, इट्स अ वेरी गुड वर्ड। तो ये जितने भी सी, अब आप रीडिंग कर रहे हैं तो आपको वोकैब भी दिख रही है, कॉन्फर्ट भी दिखा, ऑस्टर भी दिखा, आपको डिवॉइड ऑफ भी दिखा, है ना, ग्रामर भी है, आपको वोकैब भी है, प्लस इसको पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग के अंदर हमें समझना भी है। तो अगर हम ये तीनों चारों चीजें एक साथ चलाते रहते हैं गाइस, और सी, एक बच्ची ने मुझे कहा कि सर अभी मैं सिर्फ मॉक्स लिख रही हूं। सी, मॉक्स हम कब लिखते हैं? कई बच्चे ऐसे हैं, कई इंस्टीट्यूट्स में मेरी लड़ाई हो चुकी है, कईयों को मेरे साथ ये जिद हुई है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा गाइस कि क्या हम अगर कोचिंग ज्वाइन करें तो उसके जस्ट बाद से हम मॉक्स लिखना चालू कर दें? मैं अगर मान लो किसी स्विमिंग सीखने के लिए किसी एकेडमी में गया, उसके ज्वाइन करते ही मैं टूर्नामेंट्स खेलने लग जाऊं? नहीं, पहले मैं अपने आप को सिखाऊंगा, फिर मैं मॉक्स लिखूं, फिर मैं प्रैक्टिस सेशंस लूं, फिर मैं प्रैक्टिस पेपर्स करूं, फिर मैं टेस्ट सीरीज करूं। पहले मैं अपने आप को सिखाऊं नहीं, और उससे पहले ही मैं अपने आप को टेस्ट सीरीज में डाल दूं। तो उससे होता क्या है गाइस कि हमने सीखा नहीं और हमने पहले ही टूर्नामेंट खेल लिया या पहले ही हमने मॉक या टेस्ट सीरीज लगा ली। तो उससे आई थिंक कि बच्चों का जो है मनोबल गिरता है कि मार्क्स कम आ गए, फिर वो क्रेस्ट फॉलन हो जाते हैं, डोलफुल हो जाते हैं, वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि पहले आपको 3-1 महीने अपने आप को प्रिपेयर कराओ, उसके बाद फिर आप अपने आप को चेक करो कि मैंने कितना सीखा है, मुझे अब और कहां कहां पर किस किस एरिया में सीखना है ना। तो अगर आप लोग गाइस न्यूज़पेपर पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, वोकैब सीखना, ग्रामर सीखना, पैसेजेस की प्रैक्टिस करना, अगर पैसेजेस की प्रैक्टिस बाद में, बट पहले मैं अपने आप को पढ़कर समझाना सीखूं, फाइन, फिर हम करेंगे गाइस। ये इसके क्वेश्चंस नहीं करेंगे, दो इसके अंदर क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं यहां पर आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इसके नीचे क्वेश्चंस हैं, बट अभी हम क्वेश्चन नहीं करेंगे और मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि आपको अभी करने चाहिए। अभी हमारा मकसद है कि हम इसको समझ जाए, राइट। और ये कैसे हम चेक करेंगे कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, मैंने आपको बताया है कि डू नॉट लीव अ सिंगल लाइन विदाउट अंडरस्टैंडिंग। ये हम सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, तो हमें ऐसा नहीं करना है, फाइन। चलिए अपन आगे देखते हैं इसको। तो अब ये क्या कह रहा है कि दो वर्ड्स थे, themselves were restrained, almost oyster, but beneath them pulsed a grievance long deferred, है ना। अब ये क्या कह रहे हैं कि उन शब्दों के नीचे जो यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं, है ना, जो यहाँ पे शब्द हैं उनके नीचे अब बता रहे हैं कि उनके जो फादर हैं उन्होंने बहुत ही कम जो शब्द हैं उसके अंदर बात लिखी है, बिकॉज ही इज वेरी इकोनॉमिकल, उन्होंने पहले बताया था। एंड दो वर्ड्स हैं, themselves were restrained, और वो अपने आप में ही क्या है, restrained है, मतलब कि उनको रोका गया है। एंड ऑलमोस्ट ऑयस्टर, ऑयस्टर मैंने बताया था, यस। तो अब ये क्या कह रहे हैं, बट बीनीथ देम, लेकिन उनके नीचे क्या है, बीनीथ देम पल्स्ड। पल्स का मतलब होता है वैसे सांस लेना, नब्ज का ऊपर नीचे होना, तो पल्स हो रही है एक ग्रीवियांस की, मतलब उनको एक ग्रीवियांस से कुछ शिकायत है, और शिकायत किस चीज की है, अ लॉन्ग डेफर्ड, जो बहुत टाइम से जिसको नजरअंदाज कर दिया गया है, दैट इज लॉन्ग डेफर्ड। हिज फादर रोट नॉट टू अक्यूज, उसके पिताजी ने उसको लिखा था उसके ऊपर आरोप लगाने के लिए नहीं, बट टू एक्सप्लेन, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए। नॉट टू डिमांड रिटर्न, ना कि रिटर्न मांगने के लिए, बट टू जस्टिफाई एब्सेंस, लेकिन अपनी एब्सेंस को जस्टिफाई करने के लिए। द डिस्टिंक्शन अनसेटल्ड अरविंद मोर, और जो ये डिस्टिंक्शन था, ये जो परिवर्तन था, उसने अनसेटल कर दिया अरविंद को मोर देन आउटराइट रीअप्रोच वुड हैव, है ना। तो अब वो कह रहे हैं कि जो ये अलग तरीका था, डिस्टिंक्शन क्या होता है, अलग, जो अलग तरीका था उसने क्या कर दिया अरविंद को। अब अरविंद तो क्या सोच रहा था, उसके ऊपर आरोप लगे होंगे, उसको कुछ शिकायतें पापा ने यहाँ पे लिखी होगी उसके पत्र में, राइट। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप, आई होप आपने अपने आगे पूरा सीन इमेजिन करा है कि एक लड़का आया है ना, अपने घर के अंदर, और पूरी चाहू और सन्नाटा फैला हुआ है, एक घड़ी है, एक फर्नीचर है ना, और वहां पे एक छोटा सा डिम लैंप है जिसके नीचे एक पत्र रखा हुआ है, पत्र वो देख रहा है, उसके अंदर एक्यूजिशन है। फिर उसने खोला, उसके अंदर उसको ऐसे स्मेल आई, फिर उसने उसको पढ़ा, फिर उसको लगा कि उसके अंदर क्या है, कि हिज फादर रोट नॉट टू अक्यूज, इस बार उसके पिताजी ने उसको दोष या उसके ऊपर आरोप लगाने के लिए नहीं करा है, बट टू एक्सप्लेन, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए। क्या एक्सप्लेन मतलब, नॉट टू डिमांड इवन,
वो रिटर्न्स भी नहीं मांग रहे कि जो मैंने तेरी पढ़ाई पर तेरी इन सब पे खर्चा करा तो वापस दे, बट किस चीज के लिए, टू जस्टिफाई एब्सेंस। लेकिन उन्होंने किस चीज के लिए लिखा है ये, वह अपनी एब्सेंस को जस्टिफाई करने के लिए। और इस डिस्टिंक्शन ने, इस परिवर्तन ने, इस बदलाव ने अनसेटल्ड अरविंद मोर देन, इसने उसको, अरविंद को बहुत ज्यादा अनसेटल, विचलित कर दिया। किससे भी ज्यादा, अगर उनकी सीधी आउटराइट जो अप्रोच है वह कर देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वुड हैव, राइट, ओके। When he finished reading, जब उसने इसको पढ़ना खत्म कर दिया, the clock struck again, और फिर घंटी भिड़ी, sounding less like a marker of time, और वह टाइम के मार्कर की जैसे साउंड नहीं कर रही थी, देन अ वर्डिक्ट, और वो कैसा साउंड कर रही थी, वर्डिक्ट। वर्डिक्ट क्या होता है गाइस, वर्डिक्ट होता है आपका जो एक आदेश आया है, जो फैसला है, फैसले को हम कहते हैं वर्डिक्ट, फाइन। तो ये कह रहे हैं कि वह एक जो अब घड़ी जो भिड़ी है वह अब टाइम नहीं बता रही, बल्कि वो क्या बता रही, फैसला सुनाने की तरह उसकी आवाज आई है। अरविंद फोल्डेड द लेटर केयरफुली, रिटर्निंग इट टू इट्स प्लेस अंडर द लैंप, उसने वापस उसको लैंप के नीचे रखा। ही रियलाइज देन, उसने फिर रियलाइज करा, दैट रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन क्या होता है, अपने आप को वापस मजबूत कर लेना, वापस किसी चीज पर अपने आप को स्ट्रेंथन करना, राइट, किसी से जुड़ना, है ना। इट, if it were to occur, would not resemble absolution. What is absolution? It's a very good word guys. अब आपको मुझे बताना है आज के अंदर कि यहां से लेकर यहां तक, है ना, इसका मीनिंग क्या हुआ। बिकॉज मैं चाहूंगा कि आप भी, यहां तक तो मैंने पूरा समझाया, बट अब मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताएं इन 3 लाइनों का क्या मीनिंग हुआ। यू कैन use the word, like you can use dictionary to explore and learn it, right? and आपको मुझे बताना है कि यहां पर इन 3 लाइनों का मतलब क्या हुआ। that he realized then that reconciliation, if it were to occur, अगर ऐसा होता, would not resemble absolution. it's a very good word, बहुत अच्छा वर्ड है, शायद ये मैंने कहीं पर आपको यूज भी करा है, मैंने बताया है। it would be quieter, more ambiguous, an arrangement with memory rather than a victory over it. फाइन। अब यहां पर ये ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। इवन मैं आपको क्वेश्चंस भी बता देता हूं, चलो, 2 मैंने कहा था अपन नहीं करेंगे, बट फिर भी कर लो। व्हाट इज द which of the following best capture the central theme of the passage? ये अभी अपन नहीं करते हैं, चलिए छोड़िए, है ना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि सेंट्रल थीम निकाली कैसे जाती है, ढूंढी कैसे जाती है, होती क्या है, ये हम बात करेंगे। ये सिर्फ था हमारी प्रैक्टिस के लिए कि ब्रेक एंड आस्क क्वेश्चन, ये जो तरीका है गाइज, इस तरीके से मैं कोई सा भी अगर मेरे सामने टेक्स्ट आता है मैं उसको समझ सकता हूं, और यह आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी और आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे क्या होगा, अगर ये चीज आ गई तो आई विल इंजॉय रीडिंग न्यूज़पेपर, नॉवेल्स। क्योंकि अभी बच्चे लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं, आपको बहुत बच्चों को शौक होता है, बहुत लोगों की इच्छा करती है कि हम पढ़ें, है ना, लेकिन यहां पर एक मजबूरी आ जाती है, क्या है ना, जैसे मान लो हमारी बहुत लोगों के मन में आया होगा कि हम वेद पढ़ें संस्कृत के अंदर, लेकिन हमें संस्कृत नहीं आ रही, राइट, क्योंकि बहुत ज्ञान की चीजें लिखी हैं। तो वैसे ही बहुत लोगों बच्चों की इच्छा करती है कि हाँ यार मैं न्यूज़पेपर पढूं, मेरे को भी इंग्लिश आनी चाहिए, मैं भी सीखूं, है ना, सबके मन में आता है। आज तक मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि सर मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी, है ना, चाहे वह कोई भी हो, है ना, गरीब से गरीब बच्चा हो, रिक्शे वाला हो, आपके कोई मजदूर हो, सब चाहते हैं वो इंग्लिश सीख जाए। क्यों सीख जाए, जिससे कि वह भी एक इस दुनिया का, इस समय का वे भी हिस्सा बन सके, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें टकराना पड़ता ही पड़ता है, हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, और जो स्टूडेंट्स उनका पूरा करियर इसके ऊपर चल रहा है, और आजकल एवरीथिंग लाइक एवरीबडी गोज फॉर इंग्लिश मीडियम, राइट। सो आप हर चीज इंग्लिश में पढ़ेंगे, तो इसके लिए रीडिंग इज मस्ट, और इसको इंप्रूव करना या इसको समझना, मैंने आपको तरीका बताया है गाइस, दैट अप्लाई दैट मेथड, यूज डिक्शनरी, एंड धीरे धीरे आराम से, एंड यस, आप कोई भी जो स्किल है, रीडिंग इज अ स्किल, आई होप एवरीबडी अग्रीज दैट रीडिंग इज अ स्किल। सो इफ इट इज अ स्किल, सो स्किल्स आर लर्नड ग्रेजुअली और इन अ स्पीड। आपने जो साइकिल चलाना है वो क्या आप एकदम से फटाक से सीख गए थे, आपको टाइम लगा था, है ना। तो होता क्या है, कई बच्चे कहेंगे कि सर इस मेथड से हमें टाइम लग रहा है, इट्स ओके, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपने 10-15 दिन में
अगर आपने अपने आप को इसके अंदर ट्रेन कर लिया, देन योर व्हाट यू कॉल जर्नी, जो आपकी ओडेसी है आगे वाली, वह बहुत इजी हो जाएगी गाइस, है ना। अभी मेरे को पता है कई बच्चे बोलेंगे सर इस मेथड में ब्रेक एंड आस्क क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, लगेगा, है ना। तो स्टार्टिंग में हमें बहुत सारी चीजों में टाइम लगता है। आपने जो साइकिल सीखी थी, आपको पहले 1 से 10 दिन, मान लो आपने 10वें दिन में साइकिल चलाना सीखा, तो क्या वो 10वें दिन की मेहनत थी या पहले से लेके 10 दिन तक की मेहनत थी? ऑफ कोर्स पहले से लेके 10 दिन की मेहनत थी। तो आज अगर आप ये ब्रेक एंड आस्क का क्वेश्चन करते चलोगे तो थोड़े थोड़े टाइम में हमारा जो दिमाग है वो ट्रेन हो जाएगा। और ये उसी की तरह है गाइस, जैसे कि हमें कई बार खाना बनाने में जो स्टार्टिंग में टाइम लगता है ना, जैसे मम्मा नहीं हो तो हम सबने खाना बनाया होगा, तो हमें जो टाइम लगता है वो मम्मा को टाइम नहीं लगता, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो यहां पर भी क्या है, आपको स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, और अभी ऐसी कोई वैकेंसी है नहीं तो अभी आप टाइम दे दें, फिर जब वैकेंसी आएगी तब तक यू विल बी फ्लेयर, तब तक आप क्या बन चुके होगे, डेक्स्टरस, यू विल बी फ्लेयर इन रीडिंग, और आप इस रीडिंग में क्या हो चुके होगे, एस, हुकुम का इक्का, राइट, एस इज इक्का, फाइन। सो आप तब तक एस हो चुके होंगे, परफेक्ट हो चुके होंगे। तो इसी के साथ मैं आपकी कामना करता हूं, प्रे करता हूं कि आप इसके अंदर फ्लेयर बने, इस मेथड को लगाना पड़ेगा, देन आई गारंटी यू दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड यूज डिक्शनरी गाइस। ये जो छोटे छोटे मैं आपको बीच में टिप्स देता हूं कि ऐसा करना जरूरी है, ये करना जरूरी है, तो कृपया करके उनको फॉलो करें। कल हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर, जिसके अंदर अब हम देखेंगे करंट को कैसे हमें समझना होता है, वो कैसे आपको हेल्प करता है। और हम कल 1 घंटे का समय देंगे, राइट, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि वैसे 1 घंटे में न्यूज़पेपर हो नहीं पाएगा, बट फिर भी कोई बात नहीं, हम 2 दिन में एक न्यूज़पेपर को पढ़ लेंगे। सो टुमारो विल स्टार्ट विद न्यूज़पेपर, स्टे ट्यून्ड। यह प्रैक्टिस इसलिए करवाया था कि हम नॉवेल्स, बीच बीच में हम नॉवेल्स भी पढ़ेंगे, स्टोरीज भी पढ़ेंगे, पैसेजेस भी आएंगे, बट पहले अब हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जिससे कि हमें न्यूज़पेपर का अंदाजा हो जाए और हमारी रीडिंग के ऊपर हम काम करेंगे, फिर हम बाद में पैसेजेस करेंगे। Fine guys, you can also give your suggestions, you can also demand anything which you like, right, कि सर एक बार ये बता दें या कुछ और। तो we'll meet, we'll talk, right, so see you in the next video, till then take care, bye bye।